पासवान का नाम भी उप मुख्यमंत्री पद के लिए आया था और जो मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, उनका भी नाम उप मुख्यमंत्री की रेस में आ गया था। तो ये कहा जरूर जा सकता है कि छोटे दलों की आपने जिस तरह से कह सकते हैं कि उनको नज़रअंदाज किया है तो कहीं आपके ऊपर भारी ना पड़ जाए कि 10 फरवरी को शायद फ्लोर टेस्ट होगा बिहार के अंदर। तो ऐसे में क्या जो नीतीश सरकार है इसको पास कर पाएगी? अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो मेरे ख्याल में उनकी जो तमाम सारे ख्वाब थे, जो सपने थे, वो एक झटके में चकनाचूर हो जाएंगे। अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो वे एनडीए के साथ आ चुके हैं, एनडीए के अंदर आ चुके हैं और अगले ही साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और सियासी समीकरण जो पिछले 10-11 सालों का है वो यही कहता है कि नीतीश कुमार अगले साल के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले फिर पलटी मारेंगे, जैसे कि प्रशांत किशोर का कहना है। और फिर नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। बिहार में 40 लोकसभा सीटें और 243 विधानसभा सीटें। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी को फिर से फिक्स कर लिया, लेकिन क्या बिहार में वो ज़्यादा दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचा पाएंगे? क्या बिहार में नीतीश कुमार ने जो एनडीए का साथ लिया है, क्या ज़्यादा दिनों तक ये साथ चल पाएगा, या नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव से पहले ही एक तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? क्योंकि नीतीश कुमार की बात करें तो यहाँ पर सीधे तौर पर नीतीश कुमार अपने विधायकों को लेकर यहाँ पर बातें करते हुए नजर आते हैं। ये कहते हैं कि आरजेडी के साथ महागठबंधन इसलिए तोड़ा क्योंकि वो उससे खुश नहीं थे। काफ़ी उथल पुथल इस गठबंधन में देखने को मिल रही थी, इसलिए उन्होंने इस गठबंधन को तोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया। लेकिन एनडीए में ज़्यादा दिनों तक रहने वाले हैं, उनका साथ ज़्यादा दिनों तक पाएंगे, या सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार ने पलटी मारी है? क्या बिहार में ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी? अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार ने और यहाँ पर मंत्रियों ने शपथ ली है और कैबिनेट विस्तार से पहले नीतीश कुमार ने अभी विभाग भी नहीं बांटे हैं, तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि विभाग बांटने से पहले ही नीतीश कुमार के हाथों से ये विधायक भी जाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि एनडीए और जेडीयू ने जिस तरीके से गठबंधन किया है, इसमें हम पार्टी का साथ भी है, 4 विधायक हम पार्टी से भी हैं। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो जीतन राम मांझी है, उनके बेटे को यहाँ पर मंत्री पद दिया गया है, वो भी यहाँ पर शामिल नजर आते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हम पार्टी से 2 विधायक चाहते थे कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। जीतन राम मांझी के बेटे तो मंत्री बन जाते हैं, लेकिन एक और विधायक यहाँ पर अड़े हुए हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। अगर नीतीश कुमार ऐसा नहीं करते हैं और अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये कदम नहीं उठाती है, तो क्या विधायक यहाँ पर खफा होते हुए नजर आएंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से हम पार्टी का जिक्र बार बार किया जा रहा था और नीतीश कुमार के साथ अगर हम पार्टी ना जुड़ती या कहें कि एनडीए के साथ ये ना होती, तो यहाँ पर नीतीश कुमार इस तरीके से बहुमत तो साबित नहीं कर पाते। तो अब ये हम पार्टी में से जीतन राम मांझी की बात करें तो जो उनके बेटे संतोष हैं, उनको तो यहाँ पर मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन एक और विधायक यहाँ पर अड़े हुए हैं कि उन्हें भी मंत्री बनाया जाए। अगर उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा तो क्या मान लिया जाए कि विधायकों में फूट पड़ती हुई अभी से नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से पूरा गठबंधन आप देख पा रहे हैं, और चूंकि नया गठबंधन है, नई सरकार है, नया निजाम है, नई तरीके से डेवलप किया हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये गठबंधन पहली बार हुआ। इससे पहले भी हमने देखा 2-3 बार नीतीश कुमार जो है बार बार बीजेपी के साथ उनका सरकार रही है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या दोनों मिलकर अब बेहतर तरीके से बिहार में जो सरकार है वो चला पाएंगे, क्योंकि ये इसलिए भी हो रहा है कि इनके साथ में सिर्फ बीजेपी और जेडीयू नहीं है, बल्कि तमाम सारे जो छोटे छोटे दल हैं बिहार में, वो भी कहीं ना कहीं एनडीए का हिस्सा है। तो ऐसे में उनको भी मंत्री पद की लालसा ज़रूर होगी। आपको याद होगा जब बीजेपी और जेडीयू के बीच में सरकार बनाने को लेकर गठजोड़ चल रहा था, उस समय चिराग पासवान का नाम भी उप मुख्यमंत्री पद के लिए आया था और जो मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, उनका भी नाम उप मुख्यमंत्री की रेस में आ गया था। तो ये कहा ज़रूर जा सकता है कि छोटे दलों की आपने जिस तरह से कह सकते हैं कि उनको नज़रअंदाज किया है तो कहीं आपके ऊपर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि आपको याद होगा चिराग पासवान ने ये भी कहा कि हमें जेडीयू की ज़रूरत नहीं है, बिना वजह उनको बुलाया जा रहा है, क्योंकि हम 40 की 40 सीटें जीतने में इस समय इस लेवल पे हैं कि 40 सीटें हम जीत सकते हैं। तो पहले से ही दिखने को मिल रहा है कि चिराग पासवान बहुत खुश नहीं है
इसके अलावा जो कह सकते हैं कि जो उनके चाचा पशुपति पारस हैं, उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उनके भी जो नेता हैं प्रिंस, वो भी यही बात कह रहे हैं कि जेडीयू के आने से जो एनडीए में पार्टियां थी उनके बीच में ज़रूर दिक्कतें पैदा होंगी। तो अभी से आप मान के चलिए कि आने वाले वक्त को देखते हुए कि आपस का जो तालमेल है वो बड़े लेवल पर ख़राब होने वाला है, बड़े लेवल पर बिगड़ने वाला है। क्योंकि जब सीट शेयरिंग को लेकर जब बातें होंगी उस समय बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी और जो जेडीयू है वो कितनी सीटें उसको मिलेंगी, जो चिराग पासवान उनके हिस्से कितनी सीटें आएंगी, इसके अलावा जो पारस हैं उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसके अलावा जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनको कितनी सीटें मिलेंगी, इसके अलावा अगर मुकेश सहनी की बात करें तो उनको कितनी सीटें मिलेंगी, यानी एक बड़े लेवल पे फिर मांझी का आप जिक्र कर सकते हैं, उनको कितनी सीटें मिलेंगी। तो कैसे बीजेपी आखिर इन सबको मैनेज करेगी और क्या वाकई आने वाले वक्त को देखते हुए बीजेपी ने कोई रणनीति बनाई हुई है कि सबको मैनेज कर ले, क्योंकि बीजेपी के अंदर वाकई ये कला तो है कि तमाम सारे दलों को साथ लेकर चल पाती है, तमाम सारे दलों को खुश रख पाती है। लेकिन बिहार का मामला अभी से जिस तरह बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा आने वाले दिनों में इस गठबंधन को संभालना। बीजेपी का जिक्र आपने किया है, तो बीजेपी की बात करें तो ये कहा जाता है कि जब बीजेपी का संदेश आएगा जब भी जेडीयू आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी कि नीतीश कुमार आगे कदम बढ़ाएंगे। यहाँ पर मंत्री पद की शपथ तो ले ली जाती है, कैबिनेट का विस्तार अभी नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि सदन के अंदर अगर विश्वास मत पेश यहाँ पर नीतीश कुमार नहीं कर पाते हैं तो क्या यहाँ पर भी एक बड़ी फूट पड़ सकती है? देखिए, बिल्कुल विश्वास मत में तो आपको जाहिर बात है कि पूर्ण कह सकते हैं 122-23 के आसपास विधायक चाहिए होंगे जो आपके पक्ष में वोट करें। अगर वो आपके पक्ष में नहीं पड़ते हैं तो जाहिर बात है कि वो अविश्वास है, कहीं ना कहीं आपके साथ में लोग नहीं हैं, विधायक नहीं हैं और खुद ब खुद वो सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में जो नीतीश कुमार अभी बहुत ज़्यादा हवा में उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तमाम सारी जो आरजेडी को लेकर तमाम सारी बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं, तमाम सारे नुक्स निकालते हुए नजर आ रहे हैं। लालू के बेटे को जिस तरह से कह रहे हैं कि उनको आगे बढ़ने की चाहत थी, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वो कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर जो 10 तारीख को आई थिंक ऐसा सुनने में आ रहा है कि 10 फरवरी को शायद फ्लोर टेस्ट होगा बिहार के अंदर, तो ऐसे में क्या जो नीतीश सरकार है इसको पार कर पाएगी, पास कर पाएगी? अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो मेरे ख्याल में उनकी जो तमाम सारे ख्वाब थे, जो सपने थे, वो एक झटके में चकनाचूर हो जाएंगे और बीजेपी को तो कम से कम इसमें दोहरी मार देखने को मिलेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव के पास में अगर इस तरह की चीज़ हो जाती है, क्योंकि आप अगर तोड़फोड़ कर रहे हैं, दूसरी सरकारों को ख़राब कर रहे हैं, गिरा रहे हैं और अपनी सरकारें वहाँ पर बना ले रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा कर पाए बाकी तेजस्वी और लालू मिलकर तो ये बीजेपी के लिए न सिर्फ झटका होगा बल्कि नीतीश कुमार के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि लगातार उनको जो पलट मार उनकी देखने को मिल रहा है, कभी यहाँ पलटी मारते हैं, कभी वहाँ पलटी मारते हैं और कभी इस तरफ जाते हैं, कभी उस तरफ जाते हैं और उनका कोई ठिकाना मेरे ख्याल से बन नहीं पा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो उस तरह से आप ये मानकर चलिए कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है खासकर बिहार में उसमें पूरी तरह से ग्रहण लगता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यही बीजेपी है जिनके साथ वो चुनाव लड़ते हैं लोकसभा में तो उनको 16 सीटें आती हैं, लेकिन यही बीजेपी के साथ जब वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं 2020 में तो उनको 43 सीटें आती हैं। तो ये देखने को मिल रहा है लगातार कि जिस तरह से उनका कद कमज़ोर हो रहा है बीजेपी के साथ जाने से, उसका उनको नुकसान आने वाले चुनाव में ज़रूर होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बात करें जो यहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर सीधे तौर पर नीतीश कुमार का साथ देते हुए नजर आते हैं और जो सम्राट चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक वक्त पर वो एक बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए थे। सम्राट चौधरी जो अभी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने कुछ वक्त पहले ये कहा था कि मैं अपने सर से पगड़ी तब हटाऊंगा जब नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से हटा दूंगा। लेकिन अब वही नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं, पगड़ी हटाने की बात कही जाती है तो गोलमोल बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सम्राट चौधरी को लेकर भी कहा जा सकता है कि क्या नीतीश कुमार का खेल अभी भी बिगाड़ सकते हैं? अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, सम्राट चौधरी का जिक्र किया जाए और जैसे कि उन्होंने कुछ वक्त पहले यही कहा था कि नीतीश कुमार जब तक सीएम कुर्सी से नहीं हट जाते या मैं नहीं हटा देता जब तक पगड़ी नहीं हटाऊंगा, तो अब पगड़ी हटाने की बात आ रही है लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, क्या वो भी बड़ा खेल कर सकते हैं? क्या नीतीश कुमार को झटका दे सकते हैं? देखिए नाज़मीन, इस वक्त अगर हम समझे पूरी जो स्थिति बिहार में चल रही थी, जब यहाँ अटकलों का जो बाजार था जिसमें ये अटकलें चल रही थी कि नीतीश कुमार वापसी एनडीए में कर सकते हैं, बीजेपी के साथ वे जाते नजर आ सकते हैं, इंडिया गठबंधन से नाराज हैं, एनडीए के साथ जाएंगे तो महागठबंधन से भी नाराजगी। तो उस बीच चर्चा उप मुख्यमंत्री के लिए सुशील कुमार मोदी की ही थी, क्योंकि पिछली 2-3 सरकारें जो एनडीए की बिहार में रही हैं उसमें सुशील कुमार मोदी ही यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालते नजर आए हैं। लेकिन जिस तरीके से चौंकाते हुए यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने
सुशील कुमार मोदी को नाम उप मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो देखिए, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी, सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए कि वे एक वक्त जेडीयू में भी रह चुके हैं। सम्राट चौधरी एक वक्त वे यहाँ आरजेडी में भी रह चुके हैं, और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सम्राट चौधरी की तीसरा राजनीतिक दल है। जेडीयू से आरजेडी में आए, आरजेडी से फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आए, और भारतीय जनता पार्टी में आके कुछ ही वक्त के अंदर उन्हें यहाँ पार्टी ने उप मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया है। आप देखिए, मध्य प्रदेश से हम अगर तुलना करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से 22 विधायकों का अपना साथ लेकर के कांग्रेस छोड़ते हुए बीजेपी का दामन 2020 में थामा था, उस वक्त उम्मीद थी कि बीजेपी इन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है। मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो उप मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि पार्टी ने सिंधिया को 2023 के चुनावों के बाद भी ऐसा पद नहीं दिया। लेकिन सम्राट चौधरी, जिन्हें ज्यादा कुछ वक्त खास हुआ नहीं है बीजेपी में आए हुए, तब भी उन्हें यहां पर पार्टी ने उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बिहार में सौंप दी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां नीतीश कुमार के खिलाफ जाते हुए या बीजेपी से अलग यहां पर वापसी यहां आरजेडी में करे कुछ विधायकों के संग, तो इस बात की संभावना यहां सम्राट चौधरी को लेकर मुझे बिल्कुल ही कम नजर आती है। एक और सवाल ये रहेगा कि जो चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, वो कहते थे कि उन्हें पहले से ही पता था कि नीतीश कुमार यहाँ पर पलटी मारेंगे, और वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से वो पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार। ये दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रशांत किशोर ये दावा करते हुए आरजेडी को कोई फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे? देखिए, फायदे की अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता केवल यहाँ आरजेडी को कुछ फायदा होगा। आप देखिए, सारा सियासी समीकरण अगर आप समझेंगे तो वाकई में यहाँ पर प्रशांत किशोर की बात सच होती नजर आएगी। जिस तरीके से यहाँ पर अमन जी ने कहा, 2015 के जो बिहार विधानसभा चुनाव थे, वहां पर जो विधानसभा चुनाव थे यहाँ आरजेडी के साथ लड़े थे जेडीयू ने, जहां उसे 71 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव जेडीयू ने बीजेपी के साथ लड़े और 43 सीटों पर जीत मिली। यानी कि विधानसभा चुनावों में आरजेडी के साथ अगर यहां जेडीयू लड़ती है तो उसे बीजेपी के साथ की तुलना में ज्यादा फायदा होता है। वहीं लोकसभा चुनाव 2014 के देखा जाए तो जेडीयू आरजेडी के साथ लड़ते हुए 2014 में केवल बिहार की 2 सीटें जीत पाई थी। वहीं 2019 में वो यहां एनडीए गठबंधन में आती है, बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ती है तो 17 सीटें जीती है, 15 सीटों का फायदा होता है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से यहां प्रशांत किशोर ने कहा है, और पहले भी उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनावों से पहले नीतीश यहां एनडीए में वापसी करेंगे, इसका प्रमुख कारण यही है कि आप बिहार विधानसभा और लोकसभा के पिछले 2 चुनाव उठा करके देखेंगे तो यही पाएंगे कि लोकसभा चुनावों में जेडीयू को, नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ आकर फायदा मिला है, वहीं विधानसभा में नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ आकर फायदा मिला। अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो वे एनडीए के साथ आ चुके हैं, एनडीए के अंदर आ चुके हैं, और अगले ही साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। और सियासी समीकरण जो पिछले 10-11 सालों का है वो यही कहता है कि नीतीश कुमार अगले साल के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले फिर पलटी मारेंगे, जैसे कि प्रशांत किशोर का कहना है, और फिर वे आरजेडी के साथ यहां पर नजर आते हुए बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।